अशोक ने अपने सबसे बड़े भाई सुशीमा की हत्या करवाई और सिंहासन पर बैठ गए। यह भी कहा जाता है कि अशोक ने सुशीमा सहित अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने मौर्य साम्राज्य श्रृंखला की पिछली 2 वीडियोस में देखा कि किस प्रकार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी और जैन धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। फिर हमने देखा कि किस प्रकार सम्राट बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे उन्होंने मौर्य साम्राज्य के इंटरनेशनल रिलेशंस को और मजबूत किया। जब बात सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारी की आई तो उनकी पहली पसंद उनका बड़ा बेटा सुशीमा था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि सम्राट बिंदुसार के बाद अशोक सिंहासन पर बैठे। कहा जाता है कि अशोक को एक संघर्ष और एक बेहद भयावह नरसंहार से गुजरने के बाद सिंहासन मिला था। तो चलिए आज जानते हैं कि वह संघर्ष क्या था और यह नरसंहार क्यों हुआ और क्या सम्राट अशोक सचमुच महान थे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट बिंदुसार और महारानी धर्मा के यहाँ हुआ था। वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन उनका लालन पालन राजधानी में ही हुआ, जहाँ उन्होंने सैन्य रणनीति और प्रशासन की ठोस शिक्षा प्राप्त की। अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार अशोक को पसंद नहीं करते थे, इसलिए अशोक के बड़े होते ही उनको मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से दूर रखने के लिए पहले तो तक्षशिला में एक विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया गया और फिर उसके बाद उन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाकर वहां भेज दिया। महावंश में कहा गया है कि जब सम्राट बिंदुसार की बीमारी की वजह से लगभग 273 ईसा पूर्व जब उनकी मृत्यु हुई, तब अशोक उज्जैन से पाटलिपुत्र लौट आए और राजधानी पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने सबसे बड़े भाई सुशीमा की हत्या करवा दी और सिंहासन पर बैठ गए। यह भी कहा जाता है कि अशोक ने सुशीमा सहित अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी थी और इस नरसंहार के लगभग 4 साल बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। सिंहासन पर अशोक के दावे को साम्राज्य के आंतरिक विद्रोह और बाहरी खतरों को सफलतापूर्वक दबाने के बाद वैधता मिल गई। सम्राट अशोक ने इस दौरान न केवल अपने युद्ध कौशल का बल्कि व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। सेना और जनता के समर्थन ने मौर्य साम्राज्य के असली उत्तराधिकारी के रूप में अशोक की स्थिति को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां एक तरफ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार अपनी विस्तारवादी नीतियों और सैन्य विजय के लिए जाने जाते थे, वहीं नव नियुक्त सम्राट के रूप में अशोक ने ऐसी नीतियां लागू करना शुरू किया जो सामाजिक कल्याण और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती थी। सम्राट अशोक का कार्यकाल मौर्य साम्राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत की तरह देखा गया, जिसमें अशोक भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शासकों में से एक बन गए। सम्राट अशोक के शासनकाल में युद्धों की एक श्रृंखला तैयार हुई, जिसमें मौर्य साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी सीमा का विस्तार देखा। अब भले ही वह उनकी दक्षिण की विजय हो या उत्तर पश्चिमी सीमांतों के अभियान या फिर दक्षिणी प्रांतों के युद्ध जहां उन्होंने दक्षिण की सीमाओं को और आगे बढ़ाया, या उनके आंतरिक विद्रोह का दमन हो या पूर्वी सीमाओं को और मजबूत करने की मुहिम, इन सभी युद्धों में सम्राट अशोक हमेशा ही विजयी रहे। सम्राट अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ 261 ईसा पूर्व आया, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और उसमें विजय प्राप्त करी। यह युद्ध अशोक के शासनकाल का सबसे उल्लेखनीय और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य कार्यवाही थी। साम्राज्य का विस्तार करने की अपनी खोज में अशोक ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग के शक्तिशाली तटीय साम्राज्य की ओर अपनी नजर जमाई। 261 ईसा पूर्व लड़ा गया यह युद्ध एक क्रूर और खूनी संघर्ष, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही पक्षों के लोगों को भारी क्षति हुई। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में जीवन की भारी क्षति और युद्ध के मैदान में देखी गई पीड़ा ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया, जिससे उन्हें अपने कार्यों की नैतिकता का पुनः मूल्यांकन करना पड़ा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं विशेष रूप से अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर अशोक ने अपने प्रारंभिक शासनकाल की सैन्य वृत्ति नीतियों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक आचरण के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और उसे अपना लिया। अशोक के धर्म परिवर्तन का मौर्य साम्राज्य के शासन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने
बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार शासन करना शुरू किया। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण, धार्मिक स्वतंत्रता और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की खोज पर जोर दिया। अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जानवरों के इलाज तक फैली और उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए नीतियां लागू करी। इसी दौरान सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में कई स्थानों पर शिलालेखों की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और बौद्ध धर्म को दर्शाया। साथ ही उन्होंने अशोक स्तंभ, जो आज भी हमारे देश का स्टेट एम्बलम है, और सांची स्तूप, जो आज भी दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, वो भी बनवाए। अशोक का पारिवारिक जीवन उनके व्यक्तिगत इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू था और इसने मौर्य समाज के शासक के रूप में उनकी निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों को आकार देने में भूमिका निभाई। पिछले मौर्य सम्राटों की तरह ही अशोक की भी कई पत्नियां और बच्चे थे, लेकिन रानी देवी सम्राट अशोक की पहली और प्रमुख रानी। उन्होंने सम्राट अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने उनसे ही प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। अगर हम सम्राट अशोक के बच्चों की बात करें तो दो नाम जो सबसे प्रमुख रूप से सामने आते हैं वो है महेंद्र और संघमित्रा, जो आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बन गए और भारतीय उपमहाद्वीप से परे, विशेषकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेंद्र और संघमित्रा के बाद अशोक के एक और पुत्र तीवला भी बौद्ध भिक्षु बन गए। सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और मौर्य साम्राज्य पर एक गहरी छाप छोड़ी। अहिंसा और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने साम्राज्य को एक समृद्ध क्षेत्र में बदल दिया। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दशरथ मौर्य साम्राज्य के चौथे सम्राट बने। सम्राट दशरथ ने मौर्य साम्राज्य का शासन जारी रखा, लेकिन सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद आने वाले वर्षों में मौर्य साम्राज्य को आंतरिक चुनौतियों और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के बाद लगभग 5 और सम्राटों ने मौर्य साम्राज्य पर राज्य किया, लेकिन कमजोर उत्तराधिकारी, शासकीय मुद्दे और आक्रमण साम्राज्य के पतन का कारण बने। ये तीनों सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंदुसार और सम्राट अशोक, इन तीनों के जीवन सिर्फ इतिहास के चैप्टर नहीं, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हजारों साल बाद भी हमें लीडरशिप और गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि अगर आपके जीवन में आचार्य चाणक्य जैसा गुरु हो तो आपके लिए कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। मौर्य साम्राज्य के इन 3 वीडियोस की श्रृंखला में हमारे साथ बने रहने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।